अरे ये क्या कर रही हो सुजाता? गर्मी है ना, इसीलिए बिस्तर पर बर्फ डाल रही हूँ, बिस्तर ठंडा रहेगा। मैं कितनी होशियार हूं ना। ये सुनकर रमेश को सदमा लगा। वैसे सुहाग रात में ही उसे पता चल गया था कि उसकी बीवी बैल बुद्धि है, क्योंकि सुहाग रात में कमरे में घुसते ही सुजाता ने रमेश से कहा था, वाह जी, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने दूध पी लिया, बहुत टेस्टी लगा। पर दूध तो मुझे पीना था, यही तो रिचुअल है ना सुजाता। मैं क्या करती, मुझे भूख लगी थी, माँ ने कहा था कि कभी भूखे पेट मत सोना, इसीलिए दूध पी गई। आपको दूध पीना ही है तो रसोई में जाइए और वहां से लेकर पी लीजिए, मुझे नींद आ रही है। हाँ। सुजाता उबासी लेकर सो गई। तभी रमेश को पता चल गया था। ये तो गवार है गवार, पता नहीं माँ ने इसे मेरे लिए क्यों पसंद किया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है। लेकिन रमेश को ये नहीं पता था कि गर्मी के आते ही सुजाता का दिमाग और खराब हो जाएगा। रमेश के घर में एसी नहीं था, इसीलिए सुजाता को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है यहाँ, आज नींद कैसे आएगी? सुजाता की सास विमला ने कहा, गर्मी तो है बहू, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, हम भी तो सालों से यहीं पर रह रहे हैं ना। हाँ, कुछ खट्टा खाते हैं आज रात, खट्टा खाने से गर्मी कम लगती है। सुजाता तुम सांभर और चावल बनाओ। हाँ, ये सही रहेगा। घर में कद्दू है और सांबर की बाकी सब्जियां भी हैं, साथ में इमली भी है, बस सांबर थोड़ा खट्टा बनाना। ठीक है माँ जी। सुजाता रसोई में सांभर बनाने लग गई। माँ जी ने ज्यादा खट्टा बनाने के लिए कहा है, मैं सारी इमली डाल देती हूँ, खट्टा बनेगा तभी तो गर्मी कम होगी। रसोई में जितनी भी इमली थी सुजाता ने सारी डाल दी और खट्टा बनाने के लिए उसने 10 नींबू भी निचोड़ दिया। माँ जी, खाना तैयार है, आज मस्त सांबर बना है, एकदम खट्टा। हाँ यार सुजाता, खुशबू तो अच्छी आ रही है। पर खुशबू से टेस्ट का पता थोड़ी चलता है। सभी खाने के लिए बैठ गए और पहला निवाला लेते ही विमला और रमेश ने थूक दिया, थू 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 थू, ये क्या बहू, इतना खट्टा। ये तो जहर बन गया है, जहर। इतना खट्टा कोई बनाता है क्या? आप ही ने तो कहा था जितना खट्टा बनेगा उतनी गर्मी कम लगेगी, इसीलिए बहुत खट्टा बनाया ताकि गर्मी लगे ही ना। अरे मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। अरे आपकी माँ तो आपके पास बैठी है, आप मुझे क्यों माँ बुला रहे? मैं तो आपकी बीवी हूं ना, बुद्धू। माँ देखो देखो, किसे बहू बनाकर लाई हो, जरा देखो। मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा में मैं अपना दुख जाहिर करूं। क्यों, हिंदी में कीजिए। रमेश चुप हो गया। मुंह खोलने से ही उसे डर लग रहा था। विमला भी मन ही मन सोचने लगी, पहले पता होता कि ये इतनी गवार है तो मैं इसे थोड़ी बहू बनाती, पता नहीं अब क्या होगा। लगता है पूरी जिंदगी इसकी बेवकूफी देखते देखते ही बीत जाएगी। खाना तो नहीं हुआ, सुजाता खुद ही नहीं खा पाई, उसे गर्मी लग रही थी, इसीलिए उसने फ्रिज से बर्फ निकाला और पूरे बिस्तर पर बर्फ फैला दिया। हाँ, अब बिस्तर ठंडा रहेगा। तभी रमेश कमरे में आ गया और ये देखकर पूछा, अरे ये क्या कर रही हो सुजाता? गर्मी है ना, इसीलिए बिस्तर पर बर्फ डाल रही हूँ, बिस्तर ठंडा रहेगा। मैं कितनी होशियार हूं ना। सुजाता भीगे बिस्तर पर ही सो गई। रमेश गुस्सा होकर बाहर सोफे पर सो गया। ठीक से खाने को भी नहीं मिलता और रात को बिस्तर पर सोने को भी नहीं मिलता, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। ऐसे ही सुजाता की बेवकूफी का सिलसिला चलता रहा। रमेश और बिमला दोनों परेशान हो गए। रमेश ने बिमला से कहा, माँ एक एसी खरीदना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी में इसका दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। हाँ सही कहा बेटा, लेकिन तेरे पास पैसे हैं? ऑफिस में बोनस की बात चल रही है, बोनस मिलते ही एसी खरीद लूंगा, शायद आज ही मिल जाएगा बोनस। अच्छा, कौन सा एसी खरीदेंगे हम? विंडो एसी, मतलब खिड़की की जगह पर लगाया जाएगा उसे। अच्छा, वो कैसे काम करता है? खिड़की के बाहर से गर्म हवा ठंडा करके वो कमरे में अंदर भेजेगा। अरे वाह, मस्त है, फिर तो गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही रमेश ने देखा कि मोहन अपना बैग लेकर बाहर आ रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या बात है मोहन, तुझे बोनस नहीं मिला? अरे बोनस तो छोड़ो, मुझे काम से ही निकाल दिया। क्या बात कर रहे? और क्या, शुक्र करो कि तुम्हारी नौकरी नहीं गई, बोनस के बारे में तो भूल ही जाओ।
मोहन को बोनस नहीं मिला, घर में एसी नहीं आया। अगले दिन रमेश दुखी होकर ऑफिस के लिए निकल गया और बिमला मंदिर के लिए निकल गई। जाते वक्त बिमला ने सुजाता से कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम कुछ उल्टा सीधा काम मत करना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। बिमला के जाते ही सुजाता ने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे नारियल के लंबे लंबे पत्ते पड़े हुए थे। उसने सोचा, पेड़ के नीचे खड़े होने पर ठंडा लगता है, इसका मतलब पेड़ के पत्ते हवा को ठंडा कर देते हैं। क्यों ना एसी की जगह इन्हीं पत्तों को खिड़की पर लगा दूं। सुजाता इधर उधर से पत्ते लाने लगी और उसके बाद उसने उन पत्तों को खिड़कियों पर लगा दिया और उन पर पानी छिड़क दिया। शाम को बिमला और रमेश दोनों एक साथ घर लौटे। वो दोनों ही दुखी थे, लेकिन घर में घुसते ही ऐसा लगा कि अचानक से 10 डिग्री तापमान कम हो गया। अरे ये क्या, घर का तापमान कम कैसे है? वही तो, एसी के बिना घर ठंडा कैसे हो गया? तभी सुजाता ने हंसते हुए कहा, ये सब मेरा कमाल है, ये देखो। सुजाता ने खिड़की के पत्ते उन दोनों को दिखाए और पहली बार सुजाता का कांड देखकर वो दोनों खुश हो गए। अरे वाह सुजाता, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ बहू, आज पता चला कि कभी कभी बेवकूफी भी काम आती है। इसमें बेवकूफी क्या है माँ जी? सभी को पता है कि पेड़ पौधे और पत्ते हवा को ठंडा रखते हैं, बल्कि एसी खरीदना बेवकूफी है। इसीलिए आज बेवकूफ मैं नहीं, आप दोनों हैं। सुजाता की बातों में दम तो था। चारों तरफ फूल पत्ते और पेड़ का होना कितना जरूरी है, ये सुजाता जैसी गवार बेवकूफ ने ही समझा दिया। उसके बाद वो सभी नेचुरल एसी में आराम से गर्मी बिताने लगे। किंजल को सब हल्दी लगा रहे थे, तो वहीं बाथरूम में उसका रॉयल बाथरूम उसके नहाने के लिए सज कर तैयार हो रहा था। किंजल शहर के बड़े बिजनेसमैन मुकेश मनचंदा और नीता मनचंदा की इकलौती बेटी है। आज उसकी शादी की रस्में चल रही हैं। गॉड ब्लेस यू माई डॉल। थैंक यू मॉम। अच्छा, मेरा बाथरूम रेडी है, मुझे इस चिपचिप हल्दी से परेशानी हो रही है, मुझे बाथ लेने जाना है। यस डार्लिंग, बस 2 मिनट का वेट कर लो। जहाँ एक तरफ शहर की मॉडर्न लड़की किंजल को हल्दी लग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव की सीमा को गांव की औरतें मंगल गीत गाते हुए हल्दी लगा रही होती हैं। लगा दो मेरी बहना जी, मोहे हल्दी के हाथ, दीर्घायु रहे मेरी बहना जी, जिन्होंने लगाई हल्दी मोहे आज। लगा दो मेरी माँ जी मोहे हल्दी के हाथ, चिरायु रहे मेरी माँ जी, जिन्होंने लगाई हल्दी मोहे आज। जहाँ सीमा को सब लोग नदी पर ले जाते हैं, तो वहीं किंजल अपने रॉयल बाथरूम में जाती है। ओफो, ये बाथटब में ये गेंदे के फूल कहाँ से आए? इसमें गुलाब की पंखुड़ियां क्यों नहीं डाली? किंजल जितने बड़े घराने की थी, उसका गुस्सा भी उतना ही बड़ा था। दरअसल किंजल को गांव के एक लड़के अमन से प्यार हो जाता है और उसकी खुशी के लिए किंजल के माता पिता उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। तो वहीं अमन के छोटे भाई रमन की शादी भी गांव की सीमा से हो जाती है। अब दोनों बहुएं एक साथ अपने मिट्टी के ससुराल में ब्याह कराती हैं। लेकिन गृह प्रवेश के वक्त उस मिट्टी के छोटे से घर को देखकर किंजल कहती है, अमन, क्या ये है तुम्हारा घर? हाँ बहू, यही है हमारा छोटा सा घर। चलो अब दोनों बहुएं एक साथ इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अंदर आते ही किंजल घर को बड़ी गौर से देखती है। क्या हुआ बड़ी बहू, मैं जानती हूँ तुम शहर से हो, इसलिए मैंने तुम्हारे हिस्से का कमरा पक्का बनवा दिया है। अमन बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ। जी माँ। आओ किंजल। अमन उसे लेकर ईंट के कमरे में आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कमला अपनी छोटी बहू सीमा से कहती है, माफ करना बहू, तुझे ये मिट्टी का कमरा मिल रहा है। कोई बात नहीं सासू जी, हम तो गांव के ही हैं और हमारे लिए तो ये मिट्टी का कमरा महलों सा है। अगली सुबह किंजल अंगड़ाई लेते हुए अलसाई आवाज में कहती है, ओ गॉड, इस शादी की रस्मों में कितनी थकावट हो रही है। चलो अब थोड़ा बात ले लेती हूँ, उससे थोड़ा रिलैक्स फील होगा। लेकिन ये बाथरूम है कहाँ?
किंजल को कहीं बाथरूम नहीं दिखता। फिर वो बाहर आती है जहाँ सीमा आंगन में गोबर और मिट्टी का घोल बनाकर लेप लगा रही होती है। ए छी छी छी, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। ए गंवार, ये बताओ ये बाथरूम कहाँ है और उसमें बाथटब तो है ना? का बाथटब? 2 मिनट तनिक रुको जेठानी जी, हम अभी आपको लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद सीमा किंजल को गांव की नदी पर ले जाती है जहां 5-6 औरतें उस नदी में पहले से ही नहा रही होती हैं और सीमा भी जल्दी से उस नदी में चली जाती है। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती यूं खुले में नहाने में? अरे नहीं जेठानी जी, बल्कि आप भी आइए ना। किंजल भी नदी में उनके साथ नहाने आ जाती है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। अरे जेठानी जी, आप भी आइए ना। शट अप, तुम्हारा ये गंवारपन वाला नहाना तुम्हें ही मुबारक हो। गुस्से में किंजल जल्दी से बाहर आ जाती है और घर आकर अमन को उसकी गरीबी के लिए बहुत सुनाती है। मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे घर में बाथरूम तक नहीं है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। आज तुम्हारी वजह से मुझे उस नदी में खुले में उन गंवार औरतों के साथ नहाना पड़ा। ऐसे ही समय बीता। घर का सारा काम सीमा अकेले ही करती। फिर कुछ दिनों बाद गर्मियां शुरू हो गई। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। ये कमरा तो ईंट की भट्टी की तरह पक रहा है। ना जाने कैसा गरीब ससुराल है मेरा। मुझे तो इस गर्मी में नींद भी नहीं आ रही। तभी उसकी सास पानी पीने रसोई में जाती है तो वो बाहर आंगन में टहल रही किंजल से पूछती है, बहू तू आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? अभी तक सोई क्यों नहीं? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो इस कंगले घर में आ गई। पहले पता होता कि आपके यहाँ बाथरूम और एसी नहीं है तो मैं कभी ये शादी नहीं करती। वैसे गलती अमन की भी नहीं है। जब घर की नींव कमजोर हो तो कोई कर भी क्या सकता है। मेरे माँ बाप जैसे हर कोई थोड़ी ना बन सकते हैं। अपनी बहू की बात कमला को चुभ जाती है। बहू, हम गरीबों के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दोनों बच्चों की शादी में खर्च हो गए। अब जैसे ही थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं बाथरूम बनवा दूंगी। ओह शट अप, तो क्या तब तक मैं इस सड़ी गर्मी में मरती रहूं और नहाने के लिए उस नदी में जाऊं उन जाहिल औरतों के साथ? तभी वहां सीमा आ जाती है और वो किंजल से कहती है, अब बस भी कीजिए जेठानी जी, मैं कई दिनों से आपकी बकवास सुने जा रही हूँ। अरे बहू है आप इस घर की। अपना घर छोड़कर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के घर को अपना बनाना बड़ी बात है। और तुम्हें इतनी ही परेशानी है हमारी गरीबी से तो ठीक है, तुम अपना सामान बांधो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे महल में छोड़कर आता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर किंजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और सबसे अपनी गलती की माफी मांगती है। उस दिन के बाद किंजल भी अपने ससुराल को अपना घर मानने लगी। कुछ ही दिनों में अमन किंजल के लिए बाथरूम बनवा देता है जिससे किंजल की खुले में नहाने की दुविधा खत्म हो जाती है।